जीपीएस क्लासेस। और आज हम लोग महात्मा गांधी जी की कहानी सुन रहे हैं ना, देखते हैं क्या होता है। ठीक है। एम के गांधी मोहनदास करमचंद गांधी इनका नाम था। इनका बर्थ हुआ था 1869 में। ठीक है, इनकी डेट ऑफ बर्थ क्या थी? 1869। ये पोरबंदर गुजरात में पैदा हुए थे। अच्छा, फिर इनके पिताजी जो थे वो गुजरात के एक किंगडम में दीवान की पोस्ट पर थे। अच्छा, उन्होंने फिर इनको लॉ पढ़ने के लिए कहाँ भेजा था? इंग्लैंड भेजा था। अच्छा देखो, तीन तरह की चीज होती है, एक होता है बैरिस्टर, एक होता है लॉयर, एक होता है एडवोकेट। बैरिस्टर मतलब जिसने इंग्लैंड में जाकर लॉ की पढ़ाई करी होती है उसे बोलते हैं बैरिस्टर। लॉयर क्या होता है? जिसने सिर्फ एलएलबी की डिग्री करी होती है और फिर वो घर पे आके भले ही बैठ जाए तो उसे बोलेंगे एलएलबी या लॉयर। एडवोकेट मतलब अधिवक्ता, जो एलएलबी की डिग्री करने के बाद भी उसका बार काउंसिल में लाइसेंस हो और वो जाके प्रैक्टिस कर रहा हो किसी कोर्ट में तो उसे बोलेंगे एडवोकेट। अच्छा, इतना समझ में आ रहा है? महात्मा गांधी ने इंग्लैंड से करी थी, बैरिस्टर हो गए थे, एलएलबी करी। फिर उसके बाद ये इंडिया आते हैं, पैसे वैसे देते हैं और फिर एक दादा भाई एंड कंपनी करके थी जो साउथ अफ्रीका में थी, वो इनको अपॉइंट करती है और ये वहां जाते हैं। क्योंकि ये इंग्लैंड से पढ़कर आए हुए थे तो ये अपने आप को थोड़ा सा ऐसे समझते थे हैवी कि भाई हम विदेश पढ़ के आए, जैसे आज भी लोग समझते हैं हम विदेश पढ़ के आए हैं तो अच्छा भाई हमारी इज्जत करो। जब ये इंग्लैंड गए थे तो इंग्लैंड में वहां पर बहुत आजादी थी, बहुत फ्रीडम थी, तो इनको फ्रीडम का टेस्ट आ गया। फिर जब ये साउथ अफ्रीका जाते हैं वहां पे देखते हैं रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, देखते हैं क्या देखते हैं? रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? कि इनको रंग के आधार पे कि तुम काले हो। देखो, काले मतलब उनकी नजर में जो भी नॉन यूरोपियन था वो काला कहते थे उसको। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि आप गोरे हो तो मतलब आप ब्रिटिश हो गए, नहीं। उनके यहाँ व्हाइट और ब्लैक का प्रेफरेंस ये है कि जो यूरोपियन है वो व्हाइट आता है और जो नॉन यूरोपियन है वो ब्लैक हो जाता है। वो ऐसे करते थे, व्हाइट एंड ब्लैक। तो वहां पर पता है साउथ अफ्रीका में क्या था? साउथ अफ्रीका में ये था कि अगर फुटपाथ है तो फुटपाथ पे पानी जमा नहीं होता है। देखो, एक सड़क होती है, सड़क के ऊपर थोड़ा सा प्लेटफॉर्म टाइप का होता है, उसे फुटपाथ बोलते हैं। वहां पर आप चलते हो पैदल पैदल, मतलब वहां पर पानी नहीं होगा, वहां पे कीचड़ नहीं होगी, तो सिर्फ व्हाइट लोग थे वो चल सकते थे फुटपाथ पे। बाकी जो ब्लैक होगा वो सड़क किनारे चलेगा, सड़क किनारे ताकि कीचड़ में चले। ठीक है, बहुत ज्यादा रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। तो महात्मा गांधी जब वहां गए उन्होंने देखा, अरे मैं तो इंग्लैंड से आया, इंग्लैंड में तो कुछ नहीं होता है, ये सब साउथ अफ्रीका में हो रहा है। महात्मा गांधी ने बोला जब यहाँ पर साउथ अफ्रीका में हो रहा है तो इंडिया में कैसा हो रहा होगा? इनके दिमाग में सब बातें चली। अच्छा ठीक है, फिर ये वहां पर क्या करने लगे? अचानक से साउथ अफ्रीका में एक वॉर होता है। क्या होता है? साउथ अफ्रीका में एक छोटा सा वॉर होता है। वॉर क्या होता है? दो पार्टी होती है, एक होती है आपकी ब्रिटिश और एक होती है वहां की ट्राइबल कम्युनिटी। उस ट्राइबल कम्युनिटी का नाम था जूलू ट्राइब। क्या नाम था? ये वॉर होता है, इस वॉर का नाम था बोयर वॉर। क्या नाम था? बोयर वॉर। ब्रिटिश वर्सेस जूलू ट्राइब की लड़ाई होती है। ऑब्वियसली कौन जीतेगा? ब्रिटिश जीतेगी भाई, जब पूरे इंडिया को उन्होंने कर दिया तो जूलू ट्राइब कौन से खेत की मूली है? तो ब्रिटिश वर्सेस जूलू ट्राइब, ब्रिटिश जीत गई। अच्छा, इस बोयर वॉर में महात्मा गांधी जो थे इंडियन थे, इन्होंने भी पार्टिसिपेट करना ही, जबरदस्ती करना था इन्हें पार्टिसिपेट। तो ये वहां पर क्या बनते हैं? ही स्टार्टेड, महात्मा गांधी जी स्टार्टेड एम्बुलेंस सर्विस। क्या चलाई थी इन्होंने वहां पर? एम्बुलेंस सर्विस चलाई थी इन्होंने। जो लोग घायल हो गए हैं, कष्ट में हैं, दिक्कत में हैं, उनके लिए इन्होंने एम्बुलेंस सर्विस चलाई। अच्छा, इन्होंने इतनी अच्छी एम्बुलेंस सर्विस चलाई कि बहुत लोगों को हेल्प करी, जान वान बचाई। तो बदले में इन्हें इंग्लैंड बुलाकर रानी जो थी, क्वीन ऑफ इंग्लैंड, वो इन्हें क्या देती है? अवार्ड देती है। क्या देती है? कैसर ए हिंद गोल्ड मेडल। क्या देती है? कैसर ए हिंद गोल्ड मेडल अवार्ड देती है। अब ये तो भाई भयंकर खुश हो गए, अरे वाह, मेरे पास कैसर ए हिंद गोल्ड मेडल है, मैं तो बहुत बड़ा 30 मार खाऊं, ऐसे समझने लगे ये। अच्छा, फिर जब ये इंग्लैंड से लौट के वापस कहाँ आओगे भैया? साउथ अफ्रीका ही तो जाओगे। साउथ अफ्रीका गए वापस। साउथ अफ्रीका जब ये गए तो अब इन्हें लगा कि ये कैसर हिंद गोल्ड मेडल है इनके पास, और ऊपर से इन्होंने वहां पर ट्रेन में बैठे थे, वहां पर फर्स्ट क्लास एसी की टिकट ली। कभी बैठे हो एसी फर्स्ट क्लास में? मैं तो नहीं बैठ पाया एसी फर्स्ट क्लास में। ठीक है, बहुत मतलब स्पेशल वाली होती है वो। और ये उस टाइम में बैठ गए एसी फर्स्ट क्लास में। अच्छा, टिकट भी थी इनके पास और कैसर हिंद गोल्ड मेडल लटका हुआ था छाती पे। अच्छा, इतने में वहां पर कौन आते? टीटी साहब, है ना? टीटी आए और टीटी ने क्या किया यहाँ पर? इनको बोला
तुम कैसे बैठे हुए हो, ब्लैक हो, कैसे बैठे हुए हो यहाँ पर, तुम तो नहीं बैठ सकते हो। नहीं मेरे पास टिकट है, टिकट उसने फाड़ के मुंह फेंक दी, कोई टिकट विकट नहीं तुम्हारी, उन्होंने गोल्ड मेडल है, चोरी करके और लाया होगा, ठीक है, उसने कह दिया चोरी करके और लाया होगा, अरे बाप रे। और अगले स्टेशन पे, प्रिटोरिया स्टेशन था, उस स्टेशन पे इनको उतारा और धक्के देके बाहर फेंक दिया। उस दिन बड़ा इनको रियलाइजेशन हुआ कि जब मेरे साथ एक कैसर हिंद गोल्ड मेडल के साथ एक बैरिस्टर इंग्लैंड से पढ़े हुए वकील के साथ जो कि फर्स्ट क्लास टिकट अफोर्ड कर सकता है, जब उसके साथ ही ऐसा कर सकते हैं, हाँ, तो पूरे साउथ अफ्रीका में क्या कर रहे होंगे, पूरे इंडिया में क्या कर रहे होंगे, इनका पूरा दिमाग डिसबैलेंस हो गया, खराब हो गया, मूड ऑफ। अच्छा सा मूड ऑफ हो गया, ओके। तो अब क्या कहानी होगी, अब कहानी ये होगी कि वहां पर ये जाएंगे, इनकी वाइफ भी थी साउथ अफ्रीका में, कस्तूरबा गांधी भी थी। अच्छा, इन्होंने क्या किया, इन्होंने वहां पर कुछ इवेंट हो रहे थे, साउथ अफ्रीका में कुछ इवेंट हो रहे थे। साउथ अफ्रीका में वहां की सरकार लेकर आती है, एक लेकर आती है पोल टैक्स। पोल टैक्स क्या होता है कि भाई आपको अपने घर फोन वोन लगाना है या कुछ करना है तो आपको चिट्ठी भेजनी, उसका अलग से पैसा देना होगा, ऐसे करके पोल टैक्स आया। अच्छा, उसके खिलाफ इन्होंने बोला, फिर एक लेकर आते हैं साउथ अफ्रीका, बड़ा गंदा कानून लेकर आते हैं, मैरिज रजिस्ट्रेशन एक्ट। क्या लेकर आते हैं, मैरिज रजिस्ट्रेशन एक्ट। मैरिज रजिस्ट्रेशन एक्ट कहाँ पर लेकर आते हैं, साउथ अफ्रीका में लेकर आते हैं। वहां का जो ब्रिटिश गवर्नर जनरल था जो साउथ अफ्रीका में था, वो लेकर आता है मैरिज रजिस्ट्रेशन एक्ट। इसमें क्या था, जो भी शादियां क्रिश्चियन रीति रिवाज से नहीं हुई है वो इलीगल डिक्लेयर हो जाएंगी। मतलब महात्मा गांधी जो शादी हुई थी कस्तूरबा गांधी जी से, वो इलीगल डिक्लेयर हो जाएगी। समझ में आया, जितने भी वहां पर इंडियन है या मुसलमान है, हिंदू है, कैसे भी, उनकी जो भी शादी का पर्पस है वो इलीगल डिक्लेयर हो जाएगा, क्योंकि वो ब्रिटिश तरीके से नहीं हुआ है, वो क्रिश्चियन तरीके से नहीं हुआ है, इसलिए उनका मैरिज सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप इलिजिटिमेट हो। और आपकी संतान फिर क्या हो गई, आपकी संतान नाजायज हो गई। समझ में आ रहा है आपको। और आप इलेजिटिमेट हो गए हो, मतलब तुम ब्रिटिश एम्पायर का पार्ट नहीं हो, तुम ब्रिटिश एम्पायर का पार्ट हो, तुम घुसपैठी हो, और तुम घुसपैठी हो तो तुम बस एक नौकर बनने लायक हो, और आधार कार्ड भी नहीं बनेगा। समझ रहे हो, इस तरीके से। अच्छा, ये जब आया महात्मा गांधी, मूड भयंकर खराब हो गया। फिर लोगों ने रिक्वेस्ट करी कि नहीं नहीं आप कुछ करिए, आप कुछ करिए, आप ही हो बस यहाँ पे जो गोल्ड मेडल लेकर आया है, कुछ करो। इनको नेता बना दिया गया। इस आदमी ने सबसे बेस्ट एक काम किया जो अथॉरिटी के खिलाफ होता है, आपको मैं सिखा दे रहा हूँ। क्या किया इन्होंने निकाला अपना पासपोर्ट, अपना वीजा। उस टाइम पे जो इनको सबको दिखाना पड़ता था कि आपका आइडेंटिटी कार्ड है, कि तुम यहाँ पर रह रहे हो, तुम इंडियन हो, और तुम कहाँ से आए हो, इंडिया, तो तुम ब्रिटिश इंडियन एम्पायर, इंडिया वाला, वहां से आए हो, तुम ब्रिटिश साउथ अफ्रीका से नहीं आए हो। समझ रहे हो आप। जबकि वहां पे भी गवर्नर जनरल वाइसरॉय, यहाँ पर भी गवर्नर जनरल वाइसरॉय, तो अभी नहीं बना था, बन गया, सॉरी, गवर्नर जनरल वाइसरॉय, यहाँ पे गवर्नर जनरल वाइसरॉय। अच्छा ठीक है। इस आदमी ने तुरंत वो निकाला है कागज अपनी जेब से, और एक आग जल रही थी, उस आग में जाकर स्वाहा निकाल, क्या करेगा, अपनी बीवी का कागज लाया, वो भी डाल दिया स्वाहा। अब ब्रिटिश, अब क्या करें, ब्रिटिश ने मारे 2 लट्ठे इनके मुंह में, ठीक है। फिर से ये उठे, और जो कागज थे बगल वाले पड़ोसी को वो भी आगे जला दिए इन्होंने। फिर ये पिटे, फिर इन्होंने कागज लाके जला दिया। फिर वहां पर भीड़ इकट्ठा हो गई, इतनी भीड़ इकट्ठा हो गई, सबने एक साथ कागज जला दिए अपने। तब यहाँ पर इतनी बड़ी नेशनल न्यूज बन गई, इंडिया में इतनी बड़ी नेशनल न्यूज बन गई है कि यहाँ से कौन, गोपाल कृष्ण गोखले, पॉलिटिकल गुरु ऑफ गांधी जी, वो फोन लगाएंगे वाइसरॉय को, जो यहाँ पे वाइसरॉय था उस टाइम पर, मिंटो। वाइसरॉय को फोन लगाएंगे और वाइसरॉय से बोलेंगे, इंडियन वाइसरॉय जो मिंटो था, कि तुम ब्रिटिश साउथ अफ्रीका के वाइसरॉय को फोन करो और बोलो कि ये बंद कराए। तो ये मैरिज रजिस्ट्रेशन एक्ट जो आया था, इट वाज नलिफाइड, इट वाज नलिफाइड। और भाई साहब इन्होंने फोन किया, देखो इंडिया बहुत बड़ा है, साउथ अफ्रीका कुछ नहीं है इंडिया के सामने। हम जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी है ना, जो हमारी जीडीपी पर कैपिटा या वैसी वाली जीडीपी ले लो, रियल जीडीपी, बहुत ऊपर है साउथ अफ्रीका से हम, है ना। वो बस वो छोटा सा हिस्सा है साउथ अफ्रीका का जो रिच लगता है हमें, अमीर है, पर नहीं, हम भयंकर 140 करोड़ की पॉपुलेशन संभाल लेते हैं हम। हमारा वाइसरॉय जब फोन करता है तब हिलता था ऐसे पूरा वर्ल्ड। हमारा वाइसरॉय हल्का फुल्का नहीं था, कर्जन हो चाहे डलहौजी हो, इतना मैनेज कर सकते हो आप। एक जिला मैनेज करने में तो डीएम की सांस निकल जाती है, वो पूरा भारत मैनेज कर रहा था। अच्छा ठीक, तो दिस मैरिज रजिस्ट्रेशन एक्ट वाज नलिफाइड इन साउथ अफ्रीका, और
महात्मा गांधी की इतनी जय जयकार हो गई साउथ अफ्रीका में, और फिर इंडिया में उसका नाम फैल गया। अरे बाप रे, कोई आया है जिसने साउथ अफ्रीका में ब्रिटिश वायसरॉय के बनाए कानून को कटवा दिया। कैसे कटवाया? उसने कागज निकाल के जला दिया। आज मैं आपको सीक्रेट बता रहा हूँ, अगर ये लोग, जब किसान आंदोलन हो रहा था ना, पता है आपको, फार्मर प्रोटेस्ट हो रहा था, मैंने कहा तुम्हारी भारत सरकार बात नहीं सुन रही है, तुम एक काम करो, घर जाओ, आधार कार्ड लो और बीच चौराहे पे जला दो। घर जाओ, पासपोर्ट निकालो, बीच चौराहे पे जला दो, और फिर देखो भारत सरकार कैसे नहीं सुनती तुम्हारी। समझ में आया? सबसे बड़ा प्रोटेस्ट होता है यही, अपने कागज जला देना कि हम सरकार को मानते ही नहीं, इसका मतलब। ठीक, अगर आपने आज कर दिया ऐसा काम, तुरंत तुम्हारे घर पे पुलिस क्या पूरा सरकारी प्रशासन आ जाएगा कि नहीं, कतई नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि पूरा एडमिनिस्ट्रेशन कर ही जाएगा भैया। आप क्या करो, और आप सबसे करवा रहे हो। आ रहा है आपकी समझ में? पैन कार्ड जला दिया, टैक्स कौन देगा? है ना, भीड़ बना दिया आपने। मैरिज रजिस्ट्रेशन एक्ट वाज नलिफाइड, तब हुआ राइज ऑफ महात्मा गांधी, और महात्मा गांधी ने वहां पर बनाया था फीनिक्स आश्रम, और एक था उनका टॉलस्टॉय फार्म। टॉलस्टॉय फार्म, इनके एक गुरुजी थे, उनकी एक किताब थी, उस किताब का नाम था अनटू द लास्ट। ये बुक थी अनटू द लास्ट, इसको ये फॉलो करते थे, और उसी बुक में कॉन्सेप्ट था, क्या दिया था, सर्वोदय का। सर्वोदया का कॉन्सेप्ट था कि सबका साथ सबका विकास जो होता है ना, कि तभी देश बढ़ेगा जब सर्वोदय होगा। सर्वोदय मतलब होता है ऑल इंक्लूसिव डेवलपमेंट। सिर्फ ये मत समझना कि भाई मैं अमीर हो गया तो मैं खुश रहूंगा। तुम अमीर हो गए और तुम्हारे आसपास सब गरीब हैं, तो तुम क्या बन जाओगे? तुम इजराइल बन जाओगे, और बाकी सब बन जाएंगे जॉर्डन, इजिप्ट, लेबनान, सीरिया। आओ आओ, तुम्हारा डेड सी निकाले। ठीक, ऑल इंक्लूसिव डेवलपमेंट करना बहुत जरूरी है। आज इंडिया के लिए सबसे बड़ा खतरा क्या है कि बांग्लादेश बैठा है बगल में भूखा, श्रीलंका बैठा है भूखा, पाकिस्तान बैठा है भूखा, अफगानिस्तान में तो कहने ही क्या है। और चाइना का जो गरीब वाला हिस्सा है, जिंगजियांग और तिब्बत, वो हमारे बॉर्डर में है। अमीर वाला चाइना है क्या हमारे पास? बीजिंग और हांगकांग है क्या बॉर्डर पे? और इधर म्यांमार, वहां तो आर्मी रूल चल ही रहा है। उसका भी जो रखाइन प्रोविंस है, रोहिंग्या जहाँ पे रहते थे, वो वाला हमारा अटैच है। ये भी नहीं कि नीचे नहीं पैदा हो कैपिटल अटैच हो, ऐसा है। फिर भी हम मैनेज कर रहे हैं ना, 5 ट्रिलियन का सपना देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? बहुत बड़ी बात है ऑल इंक्लूसिव डेवलपमेंट। इसीलिए जब आए थे प्रधानमंत्री, जो हमारे करंट वाले हैं, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी लेकर आए थे। क्या लाए थे? नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी की पहले नेबरहुड ठीक करो, तब तुम नेबरहुड फर्स्ट। ये नेबरहुड नहीं, घर के आसपास वाला नहीं, कंट्री के बॉर्डरिंग नेबरहुड। स्कैंडिनेविया, स्वीडन क्यों अमीर है? नेबरिंग कंट्री देखो एक बार, स्विट्जरलैंड की नेबरिंग कंट्री देखो आप, आए कितनी अमीर है। अमेरिका क्यों अमीर है? ऊपर कनाडा अमीर, नीचे मैक्सिको अमीर, यहाँ बहामा, छोटे छोटे आइलैंड भी डेवलप कर दिए उन्होंने कि आसपास गरीब नहीं होने चाहिए। गरीब होंगे तो ड्रग सप्लाई करेंगे, आतंकवादी आएंगे, रेफ्यूजी आएंगे, इलीगल इमिग्रेंट्स आएंगे। ठीक है। महात्मा गांधी 1869 में बर्थ हुई थी, साउथ अफ्रीका गए थे 1893 में। 1893 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डेट फॉर यू। 1893 पे कुछ कई सारे लोग हमारे देश से निकल गए थे। फॉर एग्जाम्पल महात्मा गांधी गए थे साउथ अफ्रीका। महात्मा गांधी कहाँ गए? साउथ अफ्रीका। इसी डेट पर एक डेट बना लो 1893, इसको फिक्स रखो। स्वामी विवेकानंद गए थे शिकागो अमेरिका, वर्ल्ड रिलीजियस समिट पे। शिकागो यूएसए, वर्ल्ड रिलीजियस समिट में, धार्मिक सम्मेलन पे, जहां पर बहुत सारी किताबें रखी थी, पर नीचे सबसे रखी थी गीता। तो पहली बार वहां पर इंडियन अटायर में, पूरा जो होता है ना, भगवा कपड़ा पहन के, पगड़ी लगा के ये वहां पहुंचे, सब लोग देखने लगे। उन्होंने बोला माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, ठीक है। सारे लोग खड़े होकर ताली बजाने लगे। क्यों? उन्होंने कभी लाइफ में सुना ही नहीं था। ब्रिटिश में क्या बोलते हैं? जेंटलमैन, जेंटलवुमेन। कोई वहां पे रिश्ते नहीं निभाता है। घर में तो रिश्ते निभा नहीं रहे, तो सड़क पे निभाओगे? ये यहाँ से गए, सड़क पे रिश्ते निभा दिए उन्होंने। माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, सारी पब्लिक खड़ी हो गई। फिर उन्होंने थोड़ा मजाक उड़ाया कि देखो तुम्हारा धर्म सबसे नीचे, तुम्हारी किताब रखी है। तो उन्होंने क्या कह दिया? सबसे नीचे किताब रखी है तभी तो तुम्हारा चल पा रहा है। ऊपर गीता रखी थी, समझे आप? सबसे नीचे वही है बेस, उस पे तुम चल पा रहे हो। वर्ल्ड का ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है हमारा, ऐसे करके उन्होंने बोला।
वहीं सड़क पर फिर जब मीटिंग पार्टी खत्म हो गई तो वहां पर एक लड़की मिली थी उन्हें, सिस्टर निवेदिता। बाद में वो दोनों इंडिया आते हैं और फिर रामकृष्ण मिशन चलाते हैं अपने गुरुजी के नाम पे। फिर स्वामी विवेकानंद की जल्दी डेथ हो जाती है तो फिर सिस्टर निवेदिता चलाती है उनका रामकृष्ण मिशन आश्रम। ठीक है, दो लोग हुए महात्मा गांधी स्वामी विवेकानंद। एक आपके थे जमशेद जी टाटा। एक कौन थे? जमशेद जी टाटा जा रहे थे अमेरिका, यूएसए, स्टील मैन्युफैक्चरिंग सीखने के लिए। और फिर जब ये वापस आते हैं तो 1909 में ही विल एस्टैब्लिश इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस बैंगलोर, IISc बैंगलोर, जो इस समय पे शायद नंबर 2 या नंबर 3 चल रहा है एजुकेशन इंडेक्स पे। नंबर 2 पर है एजुकेशन इंडेक्स में, मतलब कि सबसे बेहतरीन एजुकेशन इंडिया में कहाँ हो रही है तो IISc बैंगलोर, स्टील मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे बनाई। फिर चौथे आदमी कौन थे? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी को क्या बोला जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको बोला गया? दादा भाई नौरोजी को। दादा भाई नौरोजी ने क्या किया था? फर्स्ट इंडियन टू बिकम द मेंबर ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट फिल्सबरी कॉन्स्टिट्यूएंसी से। ठीक है, फिल्सबरी वहां पर एक इलाका है इंग्लैंड में, वहां से ये बने थे। क्या बने थे? फर्स्ट इंडियन ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर बने। तो बहुत बड़ी बात हो गई, दादा हो गए। क्या हो गए? दादा। ठीक है, ठीक है। और फिर उसके बाद ये 1901 में ये किताब लिखते हैं, उस किताब का नाम होता है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। कि बताइए, एक तो गरीबी और अन ब्रिटिश। महात्मा गांधी को तो बड़े मजे आए थे इंग्लैंड में, सब इंग्लैंड जाते थे पढ़ने। क्यों? मजे आते थे, वहां पे आजादी फील होती थी। और जब वो इंडिया आते थे तब उन्हें घुटन महसूस होती थी। ठीक है, तो अन ब्रिटिश रूल की भारत में तो तुम अन ब्रिटिश हो और ब्रिटेन में तुम ब्रिटिश की तरह हो। जिस तरह तुम ऑस्ट्रेलिया में रखते हो, कनाडा अमेरिका में रखते हो, वैसे ही रखो ना इनको, इंडियंस को। यहाँ पे तुम पाँव की जूती समझते हो। 1901 में पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया लिखी थी और फिर उसमें थ्योरी दी थी इन्होंने, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। क्या दी थी? ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी दी थी इन्होंने। अच्छा, इतना समझ में आया? 1893, एक ही डेट याद रखना, 1893। अच्छा, 1901 में एक फन फैक्ट है, रॉयल एनफील्ड जो कंपनी है वो 1901 में ही बनाई गई थी, बुलेट वाली। और ये चार लोग, महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका, स्वामी विवेकानंद शिकागो अमेरिका, जमशेदजी टाटा यूएसए, दादा भाई नौरोजी इंग्लैंड, और एक आदमी जो इंडिया रह गए थे, उनका नाम था बाल गंगाधर तिलक। क्या नाम था? वो रह गए थे, बाल गंगाधर तिलक रह गए थे इंडिया में। बाल गंगाधर तिलक रह गए थे इंडिया में, यहाँ क्या कर रहे थे? गणपति और शिवाजी फेस्टिवल कर रहे थे। गणपति एंड शिवाजी फेस्टिवल, गणपति एंड शिवाजी फेस्टिवल जब ये कर रहे थे और किताब लिख रहे थे केसरी और मेरठा, और बाद में इन्होंने जेल से लौट के लिखी थी गीता रहस्य। यही तो है आपका। इतना समझ में आया? इतने लोग कंप्लीट हुए आपके? और बताओ क्या चाहते हो? अच्छा ठीक है, फिर उसके बाद महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका में खूब झंडे गाड़े। फिर ये इंडिया आएंगे 1915 में, 9 जनवरी को ही विल कम टू इंडिया। 1915 9 जनवरी महात्मा गांधी रिटर्न्स बैक टू इंडिया, इसलिए 9 जनवरी को मनाते हैं प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासीय भारतीय। अच्छा, एक और चीज बता दूं, भारत की पॉपुलेशन जो बार बार बोलते रहती है भारत सरकार, 140 करोड़ 140 करोड़, 140 करोड़ सिर्फ इंडिया में नहीं, 140 करोड़ जितने भी इंडियंस विदेश में रह रहे हैं उन सबको मिला के 140 करोड़ है हम। बाहर भी जो विदेश में भी रह रहे, जो अमेरिका में रह रहे, कनाडा में रह रहे, पर इंडियन है, तो उनको नहीं काउंट करेंगे क्या? क्योंकि अफगानिस्तान वाले हैं, वो इंडिया के ही है। 1915 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस। ठीक है, क्योंकि महात्मा गांधी रिटर्न बैक टू इंडिया, महात्मा गांधी रिटर्न बैक टू इंडिया, तो इनको बड़ा बहुत बेहतरीन वेलकम हुआ। तो जिस शिप पर ये आए थे उस शिप का नाम था SS राजपूताना। अच्छा, ये बाद में उससे ही जाते हैं, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में लंदन में जाएंगे, वो शिप छोड़ दो। 1915 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस। हाँ, जब ये रास्ते में लौट रहे थे ना, इंडिया आ रहे थे, तब इन्होंने किताब लिखी थी हिंद स्वराज। क्या लिखी थी किताब? बुक लिखी थी इन्होंने हिंद स्वराज, जब ये साउथ अफ्रीका से लौट रहे थे, while रिटर्निंग फ्रॉम साउथ अफ्रीका। और इस किताब हिंद स्वराज में इन्होंने लिखा था, एक डायलॉग दिया था फेमस, ब्रिटिश इज लाइक अ
स्टेराइल प्रोस्टिट्यूट। ठीक है, ब्रिटिश कैसे काम करती है, स्टेराइल प्रोस्टिट्यूट है। ठीक है, चलो आगे आए। 1915 में इनको रिसीव कौन करने आते हैं, इनको रिसीव करने आते हैं गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले जिन्होंने बनाया था सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, और इनके न्यूज़पेपर का नाम था सुधारक। यही है, ये बनते हैं पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले, पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी जी। ये महात्मा गांधी को बोलते हैं कि भारत को जीतना है तो भारत का दिल जीतो पहले। अरे ठीक है भाई, दिल जीत लेंगे। तो सबसे पहले गोपाल कृष्ण गोखले और फिर महात्मा गांधी 1915 को कहा जाते हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का इनॉग्रेशन करने। BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी कहाँ है, बनारस में ही होगी। इसके इनॉग्रेशन में जाते हैं, जिसको बनाया था किसने, महामना मदन मोहन मालवीय जी ने। महामना टाइटल महात्मा गांधी ने दिया था इनको। जहां पर BHU कैंपस के इनॉग्रेशन में महात्मा गांधी ने थ्योरी दी थी पॉलिसी ऑफ ट्रस्टीशिप। क्या दिया था, पॉलिसी ऑफ ट्रस्टीशिप। क्या है, ये तुम्हारी जेब में जो पैसा है ये तुम्हारा पैसा नहीं है। तुम्हारी जेब में अगर 2000 रुपए हैं तो उसमें तुम्हारा रोजी रोटी और जीवन यापन 10-50 रुपए में हो जाएगा। बाकी पैसे किसके हैं, बाकी पैसे भारत की जनता के लिए हैं। पैसे जमा मत करो, पॉलिसी ऑफ ट्रस्टीशिप। तुम अमीर बने हो तो तुम्हारी जिम्मेदारी है जो गरीब है उनका उद्धार करो। क्यों इन्होंने ऐसा बोला पॉलिसी ऑफ ट्रस्टीशिप, क्योंकि वहां पर पहले इन्हें किताब पढ़ी थी अनटू द लास्ट। ठीक है, अनटू द लास्ट किताब पढ़ी थी, उसमें लिखा था सर्वोदय कॉन्सेप्ट, तो वही इन्होंने बोला पॉलिसी ऑफ ट्रस्टीशिप। और ये एक और देखो, एक तो रखना कि विदेश से इन्फ्लुएंस हुए थे अनटू द लास्ट बुक से, और एक ये हमारे भक्ति सेंट थे नरसिंह मेहता, गुजरात से, गुजरात के नरसिंह मेहता, जिनका भजन था वैष्णव जन तने जानिए जो पीर पराई जाने। Call them Vaishnav who understand the pain of others. Call them Vaishnavas who understand the pain of others. ये भी तो एक तरह की पॉलिसी ऑफ ट्रस्टीशिप ही हो गई, हिंदी में समझ लेना। वैष्णव जन तने जानिए जो पीर पराई जाने। समझ में आ रहा है आपको इतना? अच्छा सर, पॉलिसी ऑफ ट्रस्टीशिप और एक अनटू द लास्ट, ये भी ले लो। यार एक बात बताओ, एक मैं अपना पर्सनल बोल रहा हूँ, आपको फॉरेन का भी आइडिया लेना होता है, मतलब एडवांस मॉडर्न आइडिया जो बोलते हैं, और एक आपको अपने कल्चर से भी लेना होता है। हम वर्ल्ड के सबसे पुराने सिविलाइजेशन में से हैं और है ही मोहनजोदड़ो हड़प्पा वाले। हम मोहनजोदड़ो हड़प्पा में लड़ाई नहीं लड़ते थे, हम रहते थे पीस नॉन वायलेंस के साथ रहते थे, लड़ते झगड़ते नहीं थे हम। आप विदेश की पॉलिसी भी लो और इंडिया की पॉलिसी भी लो। विदेश की पॉलिसी ली अनटू द लास्ट, सर्वोदय, ऑल इंक्लूसिव डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यही रहा अनटू द लास्ट। और एक था हमारा इंडियन वाला भक्ति सेंट नरसिंह मेहता का। दोनों को मिक्स करके चलो। क्या कह रहा हूं मैं आपसे, सिर्फ बुक मत पढ़ना। यूपीएससी की तैयारी, आईएएस की तैयारी कर रहे हो तो बुक ही बुक पढ़ रहे हैं। मॉक टेस्ट भी लगाना, रात को सोने से पहले यूट्यूब पर कोई रील वील पढ़ाई वाली देख लेना। स्टडी आईक्यू हो, जीपीएस क्लासेस हो, अन अकेडमी हो, कोई भी कोचिंग हो, वीडियो देख लेना कम से कम आधा घंटा। पता नहीं कोई टीचर क्या काम का बोल रहा है और आपके काम आ जाए। किताब भी पढ़ो, ऑनलाइन वीडियो भी देखो, पढ़ाई से हमेशा कांटेक्ट में रहो, अखबार भी पढ़ो, ये भी देखो वो भी देखो, आंखें हमेशा खुली रखो और इंटरकनेक्ट बनाओ, हर चीज लो। हमारा भारत देश इसीलिए महान है क्योंकि हम मिक्सचर हैं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी हैं। हमारे देश में एक आदमी आता है जिसको बोलते हैं लोग कि ये बहुत कट्टर हिंदू है, हिंदू है, हिंदू है, हिंदू है। नहीं, हिंदू है पर उसके दिमाग में इतना था कि उसने बनाया दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज। दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज। ये एंग्लो वैदिक क्या है, एंग्लो वैदिक क्या है, एंग्लो वैदिक, वैदिक मतलब ऋग्वेदिक टाइप की। बैक टू वेदास बोलते थे आनंद सरस्वती। क्या बोलते थे, कौन सी वेदा, ऋग्वेदा। कि ऋग्वेद सोसाइटी में लड़कियों की पोजीशन कितनी अच्छी थी,
लोग बिना जात पात के बिना किस तरीके से रहते थे, प्यार प्रेम भाव से रहते थे, लड़ाई झगड़ा नहीं था। ऋग्वेद में गायत्री मंत्र बोल रहे हैं, जिसको जो प्रोफेशन है, जो काम कर रहा है, उसके बेसिस पे जात पात है। ये नहीं कि तुम पंडित के घर पैदा हो तो पंडित ही हो, तुम्हारे प्रोफेशन के, तो ये वैदिक था। और एंग्लो क्या, अंग्रेजों और मॉडर्न टेक्नोलॉजी सीखो। समझ में आया? एंग्लो वैदिक कॉलेज कौन बना रहा है? दयानंद सरस्वती बना रहे हैं, जिनका असली नाम था मूलचंद। जरूरत नहीं। दयानंद सरस्वती जी क्या दे रहे हैं? एंग्लो वैदिक कॉलेज कहां पर? लाहौर में बना रहे हैं। दिस शोज द परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ फॉरेन एजुकेशन एंड इंडियन एज वेल। कल्चरल इंटरमिक्सिंग बोलता हूं मैं इसे। क्या बोलता हूं मैं? कल्चरल इंटरमिक्सिंग। मुझे बहुत पसंद है कल्चरल इंटरमिक्सिंग। यूनिटी इन डाइवर्सिटी बोलता हूं मैं इसे। क्या बोलता हूं? यूनिटी इन डाइवर्सिटी। विभिन्नता में एकता है। हम सब अलग हैं पर हम सब एक हैं। एक होके अपने देश को विकास करो। क्यों नहीं होगा इंडिया डेवलप? तुम ये जात पात, हिंदू मुसलमान और ये लड़का लड़की 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 लड़का लड़का, भाजपा कांग्रेस में भगवान जाने क्या क्या लगे हुए, एक बार एक साथ खड़े होके बोलो कैसे हमने कोरोना को हरा दिया। एक साथ हो गए सबके सब, दिए जला रहे हैं, थाली बजा रहे हैं, वो जो भी कर रहे हैं, एक फीलिंग ऑफ यूनिटी तो आए। पुलिस के लिए ताली बजा रहे हैं, नर्स और हॉस्पिटल वालों के लिए ताली बजा रहे हैं। क्यों बजा रहे हैं? ताकि उनका एक लगे, एक इंडिया, एक फोर्स है। दयानंद एंग्लो वैदिक समझ में आया आपको? पॉलिसी ऑफ ट्रस्टी से समझ में आया? टू द लास्ट। और भक्ति से नरसिंह मेहता समझ में आया आपको? मिल मिल के चलना समझ में आ रहा है? अच्छा साहब, अब क्या करेंगे? 1916 में महात्मा गांधी इंडिया में घूमेंगे। 1916 में महात्मा गांधी इंडिया में घूमेंगे, और क्योंकि वर्ल्ड वॉर वन चल रहा था, तो ये सोचेंगे, ब्रिटिश इनसे बात करती है, ये बोलेंगे कि अगर मैं ब्रिटिश को हेल्प करूंगा वॉर में तो ब्रिटिश जरूर ना कुछ इनाम देगी इंडिया को। तो 1916 में ये जाते हैं गांव गांव और ये बनते हैं रिक्रूटिंग सार्जेंट। क्या बनते हैं? ये बनते हैं रिक्रूटिंग सार्जेंट। लोगों को बोलते हैं टू ज्वाइन इन वर्ल्ड वॉर वन। आ रहा है आपके समझ में? वर्ल्ड वॉर वन को ज्वाइन करने के लिए बोलते हैं। तो जब ये बोलते हैं रिक्रूटिंग सार्जेंट वर्ल्ड वॉर वन में ज्वाइन करने के लिए, तो वहां से आता है मोन्टेगू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म से पहले मोन्टेगू डिक्लेरेशन आता है। क्या आता है? मोन्टेगू डिक्लेरेशन आता है। मोन्टेगू डिक्लेरेशन क्या होता है? मोन्टेगू डिक्लेरेशन ये होता है टू प्रोवाइड मोर ऑटोनॉमी टू इंडिया। मोर ऑटोनॉमी टू इंडिया। हम इंडिया को और आजादी दिलवाएंगे, ऐसा बोलता है। और महात्मा गांधी खुश हो जाते हैं कि देखो देखो मोन्टेगू। मोन्टेगू कौन था? एसओएस था। एसओएस क्या होता है? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होता है। क्या होता है? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आज भी यूएसए और इंग्लैंड में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बोलते हैं। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मतलब हो गया वहां का एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, जैसे हमारे एस जयशंकर हैं आज एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर। मोन्टेगू डिक्लेरेशन समझ में आया आपको? मोर ऑटोनॉमी टू इंडिया प्रोवाइड करेंगे हम। भाई बड़े खुश हुए हम लोग। अच्छा, अब क्या होगा? 1916 में ये होता है। 1917 में ये करेंगे चंपारण सत्याग्रह। क्या करेंगे? फर्स्ट सत्याग्रह इंडिया में कौन सा करेंगे? चंपारण। चंपारण कहां था आपका? बिहार में। बिहार में पुराने जमाने में एक महाजनपद था, उसका नाम था चंपा। अंगा अंग महाजनपद की कैपिटल क्या थी? चंपा। ईस्टर्न बिहार में पड़ता है। बोलो, ईस्टर्न बिहार में अंग महाजनपद की कैपिटल क्या थी? चंपा। तो वहीं से नाम निकला है चंपारण। आगे समझ में आपको? अंगराज कर्ण 1970 चंपारण बिहार। और कौन यहां पर आते हैं? राजकुमार शुक्ला नाम का एक आदमी आते हैं। राजकुमार शुक्ला जी। राजकुमार शुक्ला आते हैं बिहार से, और किस दो को ले जाते हैं? महात्मा गांधी को ले जाते हैं, महात्मा गांधी जी को एंड राजेंद्र प्रसाद जी को। क्या नाम था उनका? इनकी बुक का नाम था ना, ठीक है। महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद हुआ। राजेंद्र प्रसाद ने फिर बुक भी लिखी है चंपारण, सत्याग्रह एट चंपारण। सत्याग्रह एट चंपारण।
महात्मा गांधी ने नहीं लिखी सत्याग्रह चंपारण। अच्छा, यहां पर ये किसके खिलाफ करते? चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह किसके खिलाफ करते? चंपारण सत्याग्रह ये करते हैं इंडिगो प्लांटेशन ओनर्स के खिलाफ। इंडिगो प्लांटेशन ओनर्स। अब सुनो, आपको मैं कहानी सुनाता हूं और कनेक्ट करते हैं इसको। हमेशा इमोशनल होकर पढ़ना लाइफ में, कभी ये मत समझना कि ये कोई हमसे अलग है। इमोशनल होकर पढ़ना, आपको याद रहेगा। कैसे नहीं याद रहेगा आपको? लोग कहते हैं ना मेमोरी बेकार है, कोई मेमोरी बेकार नहीं। तुम इमोशनल होकर अटैच होकर पढ़ो तो सही एक बार। क्या हुआ? इंडिगो प्लांटेशन ओनर्स। ये इंडिगो प्लांटेशन ओनर पता क्या करते थे? ये इंडिगो प्लांटेशन ओनर बनाते थे बॉन्डेड लेबरर। बोलो क्या? बॉन्डेड लेबरर्स। पता है क्या होता है बॉन्डेड लेबरर? ये होता है कि अच्छा, आपको इतनी फसल उगानी है, मैं आपको पहले ही आके 20 लाख का लोन दे दे रहा हूं। क्या दे रहा हूं? जबरदस्ती 20 लाख का लोन दे दे रहा हूं। इससे आपको खेती करनी है और आप जो फसल होगी वो मुझे बेचोगे और प्लस बाद में 20 लाख लूंगा आपसे और इंटरेस्ट भी लूंगा मैं। अब तुम वो खेत छोड़ के नहीं भाग सकते हो। बोलो, आपने मुझे पैसे दे दिए, अब आप चाहे मेरे साथ कुछ भी हरकत करो, मैं नहीं छोड़ पाऊंगा। क्यों? आपसे पैसे ले लिए मैंने, अब झेलो। इसे क्या बोलते हैं? बॉन्डेड टीचर, बॉन्डेड लेबरर। कहाँ जा रहे हो आप? पढ़ा हुआ मैं, संडे छुट्टी नहीं होगी। 6 घंटे 8 घंटे किससे बात कर रहे हो फोन पे? अरे भाई पढ़ा रहे थे हम तो। हैं? नहीं, अच्छे से नहीं पढ़ा रहे हो। मॉडर्निटी कराओ, फिजिक्स कराओ, केमिस्ट्री कराओ। अरे भैया, बॉन्डेड लेबर। मेरा बर्थडे है, नाचो। ठीक है, हैप्पी बर्थडे। क्या रे, हम यहाँ पे बैठे हैं तुम्हें पढ़ाने के लिए। समझ में आ रहा है आपके? खैर, बॉन्डेड लेबरर मैं सोच रहा था तो यही आज दिमाग। इंडिगो प्लांटेशन ओनर्स क्या करते थे? बॉन्डेड लेबरर रखते थे। क्या? एडवांस इंटरेस्ट पेमेंट, एडवांस पेमेंट कर देते थे। ये पैसा दे दिया है ना, हमारे नाम इशारे पे नाच। ओबे तेरी। खैर, एक बड़ा गंदा कॉन्सेप्ट है जो दहेज प्रथा चल रही थी हमारे देश में, वो बाद में आदमियों पे बैकफायर कैसे कर गई। हाँ? बहुत दहेज लिया ना आपने पूरी जिंदगी, कई पुस्तों से दहेज ले रहे थे, अब लेके दिखा ना, दिखा, तेरा बॉन्डेड लेबर ना बना दिया। समझ में आया आपको? खैर, इट हैपेंस इन इंडिया। इंडिगो प्लांटेशन ओनर्स, बॉन्डेड लेबर एडवांस पेमेंट हो जाता था और ये लोग एक सिस्टम रखते थे, उसे बोलते थे तीन कठिया सिस्टम। क्या बोलते थे? तीन कठिया सिस्टम। तीन कठिया सिस्टम क्या था? 3/20 ऑफ द लैंड एरिया, 3/20 ऑफ द लैंड एरिया टू बी पुट अंडर इंडिगो कल्टीवेशन। 3/20 ऑफ द लैंड एरिया टू बी पुट अंडर इंडिगो कल्टीवेशन। ऐसे बोलते थे तीन कठिया सिस्टम। तीन कठिया सिस्टम मतलब जबरदस्ती तुम्हें इंडिगो उगाना है। अच्छा, इंडिगो जो होता है इसे बोलते हैं नील। क्या बोलते हैं? नील की खेती, इंडिगो कल्टीवेशन। नील जो होता है ये आपकी सॉइल फर्टिलिटी को बर्बाद कर देता है। सॉइल फर्टिलिटी इज रिड्यूस्ड और हर बार जब खेती करो एक टाइम आएगा ये फसल बंजर हो जाएगी, ये जगह बंजर हो जाएगी, ये मिट्टी पे फिर ना चावल उग पाएगा ना गेहूं उग पाएगा। नीला नीला चावल उगेगा, नीला नीला गेहूं खा लोगे, चाहे तुम कितना भी उसमें खाद वाद डालो, गोबर, केचुआ, फार्मर फ्रेंड, अर्थ डिगर, ये होता है ना केचुआ, फार्मर फ्रेंड अर्थ डिगर। कहाँ बचा है केचुआ? बारिश में निकलता है और फिर भी पेट्रोल डल जाता है, गाड़ी चढ़ गई। हुआ चंपारण। फिर चंपारण में ये क्या करेंगे? सत्याग्रह में लोगों के घर घर जाएंगे, हर एक प्लांटेशन वर्कर के पास जाएंगे कि लिखित में सबसे लिखवा लेंगे। समझ में आया? लिखित में सबसे लिखवा लेंगे और फिर ये देंगे बिहार के गवर्नर को। इंडिगो कमीशन में मतलब मेंबर थे महात्मा गांधी। हाँ, इंडिगो कमीशन चंपारण बना था, उसमें मेंबर थे महात्मा गांधी। ठीक। पुलिस ने डंडे क्यों नहीं मारे? क्योंकि वो रिक्रूटिंग सार्जेंट हो चुके थे पहले 1916 में। 1916 में वो लाखों लोगों को फौज में भेज रहे थे, वर्ल्ड वॉर 1 में जाओ लड़ो इंडियंस, ये भारतीयों लड़ो। इसीलिए ब्रिटिश ने नहीं मारा है। और नंबर 2, ये नॉन वायलेंट थे, बदतमीज नहीं थे।
तमीज तहजीब से प्रेम भाव से बोलोगे तो भी हो जाएगा। इंडिया में पीसफुल प्रोटेस्ट अलाउ है। ठीक, चलो अभी एक पार्ट 1 में इतना ही रखते हैं, पार्ट 2 और आए करते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।